हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो स्टूडेंट हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में नए नए जुड़ रहे हैं, उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नोट्स तैयार किया जा रहा था, जिसमें हम लोग अपने होम साइंस की ब्रांच चाइल्ड डेवलपमेंट में अपना जो है विभिन्न प्रकार के जो अपने विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा दिए गए विकास को लेकर के जो सिद्धांत रहे हैं, उन सिद्धांत में किस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया है, क्या बातें बच्चे के विकास के लिए बताया है, एक एक थियरी को हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे। जिसमें से आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है अपने जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसमें सीखने के दो प्रकार के नियम दिए गए हैं। आप सभी जो है इस क्लास को अच्छे से कंटिन्यू समझते जाइए और इसके नोट्स को भी लिखते जाइएगा। जो भी आपके एग्ज़ाम है टीएसटी, पीएचटी, नेट, जेआरएफ और इसके अतिरिक्त वो अपने यूपी के ही नहीं बल्कि अतिरिक्त किसी भी राज्य का टीएसटी, पीएचटी है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो होम साइंस का सब्जेक्ट है, जो उसकी मेन ब्रांच है, वहाँ से आपके इस नोट्स को तैयार किया गया है और एक सीक्वेंस से कवर अप किया गया है। ऐसा नहीं है किसी और एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं अगर होम साइंस के, तो उसमें ये अलग से दिया जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी इस क्लास में एक एक पॉइंट को, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन सबको उठा करके इस क्लास में बताया गया है। इसलिए आप सब एक एक टॉपिक को सीक्वेंस से समझते जाइए और उसको नोट डाउन करते जाइएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टॉपिक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, और टॉपिक को भी समझते जाइएगा। चलिए देखते हैं थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो दिया गया। सबसे पहले आपके लिए जानना ये इम्पोर्टेंट है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था। बिल्ली के ऊपर थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसके चलते आगे चल करके इन्होंने अपने दो सीखने के नियम दिए, जिसमें से प्रमुख नियम और गौड़ नियम बताए गए। जो आपका प्रमुख नियम है दिया गया आपके सिलेबस में, उसमें से प्रमुख नियम ज़्यादातर एग्जाम में पुटअप किया जाता है, और इसके अलावा जो गौड़ नियम है वो कभी कभी ही वो भी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और अभी तक जो है 2-3 बार ही पूछा गया है। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, प्रमुख नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें से देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रमुख नियम 3 दिए गए हैं और गौड़ नियम 5 बताए गए हैं। जिसमें से आपके लिए पढ़ना जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, प्रमुख नियम है। टीएसटी, पीएचटी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जो सीखने का थॉर्नडाइक के द्वारा प्रमुख नियम दिया गया है वो कितने हैं, तो उसमें से देखिएगा, सबसे पहले प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, फिर है अभ्यास का नियम। ये मुख्य रूप से 3 नियम बताए गए हैं। जिसमें से सबसे पहले सीक्वेंस से समझिएगा आप। प्रभाव का नियम यानी कि किसी भी वस्तु का, किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी पर्सन के ऊपर, कोई भी जानवर भी हो सकता है, किसी भी वस्तु पर कोई प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से वो सीखना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति तब सीख रहा है जब उस पर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है लेकिन वो भोजन नहीं करना चाहता है, लेकिन जब उसके ऊपर और भी भूख का प्रभाव पड़ता है तब वो क्या करता है, वो भोजन को ग्रहण करने को सोचता है। या फिर नॉर्मल एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी व्यक्ति, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप नॉर्मल बच्चों को देखिए, वो कमाना नहीं चाहते हैं। जो बच्चे हैं उनको ये नहीं समझ में आता है कि उन्हें पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सब क्या करते हैं कि बस दिन रात जो है अपने मोबाइल के गेम में बिजी होते हैं। और जो युवा में है, किशोरावस्था में है, इसमें जो है रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इन सभी को देखते हुए एक चीज़ ये समझ में आता है कि ये समस्याएं जो ये इनके साथ आगे होने वाली है, अभी इनको पता नहीं चल रहा है, समय बीतता चला जा रहा है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आगे चल करके जब इनके ऊपर समस्याओं का प्रभाव पड़ेगा तब इनको समझ में आएगा कि ये सही किए हैं या फिर गलत किए हैं। उस समय जब ये सीखने का प्रयत्न करेंगे आगे चल करके, तब वो क्या कहलाएगा, प्रभाव का नियम कहलाएगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर जब किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है तब वो उस चीज़ को अगर सीख रहा है, तब वो आपका क्या हो गया, प्रभाव का नियम हो गया। ठीक है, आगे तत्परता का नियम। किसी भी चीज़ को देख करके व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत हुई और उसमें व्यक्ति में रुचि उत्पन्न हुई
तत्परता उत्पन्न हुई जिसके कारण से वह व्यक्ति सीख रहा है किसी भी चीज को, तो क्या हो गया? तत्परता का नियम। यानी कि व्यक्ति स्वयं से तत्पर है, इच्छुक है, तब वो सीख रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्परता का नियम कहते हैं। इसके बाद है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम का मतलब है कि जहाँ भी सीखने की बात हो रही है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, तो व्यक्ति जो है जितना अभ्यास कर रहा है उस अभ्यास के अनुसार ही वो सीख पा रहा है, वहाँ पे अभ्यास का नियम हो गया है। बार बार किसी भी एक्टिविटी को अगर की जा रही है तो वहाँ पे इस सीख से, मतलब इस अभ्यास से जो व्यक्ति सीख रहा है वो क्या हो गया? अभ्यास का नियम कहलाता है। जो आपका अभ्यास का नियम है इसमें दो बताए गए हैं, जिसमें से एक उपयोग का नियम है और दूसरा अनुपयोग का नियम है। जब किसी भी चीज़ को आप बार बार उपयोग में ले आ रहे हैं तब आप में जो सीख उत्पन्न हो रही है वो उपयोग का नियम है। लेकिन वहीं पे किसी भी चीज़ का अगर आप उपयोग बार बार नहीं करते हैं और उपयोग करते हैं तो आप उसको भूल भी जा रहे हैं। तो ये आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। किसी भी वस्तु का अगर आप जो है बार बार सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, सीखने के लिए तत्पर हैं, किसी भी वस्तु को आप पे प्रभाव पड़ रहा है, तो यही क्या है? सीखने के प्रमुख 3 नियम बताए गए हैं। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया है। और भूल का सिद्धांत का क्या मतलब है? जब कोई भी चीज़ आप बार बार अभ्यास नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, तब वो क्या हो जाता है? वहाँ पे वो चीज़ें आपको भूल जाती हैं। यही आपके सिद्धांत में क्या बताया गया है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इतना समझ में आया आप लोग को? आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है कि प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, सेंटेंस पूरा दिया गया होगा, आपको उसमें से सिलेक्ट करके बताना होगा कि इसमें से कौन सा नियम सीखने के लिए थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो उसमें से आप इसमें से जो भी रहेगा जिससे मिलता जुलता सेंटेंस, वो आप अच्छे से उसमें से ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर ढेर सारे ऑप्शन में से आपको ये सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन कौन सा है, तो उसमें से आप प्रमुख रूप से ये 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। आई बात समझ में? आगे है गौड़ नियम। गौड़ नियम में बताया गया मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको इनके सीखने के जो 2 नियम बताए गए प्रमुख और गौड़, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको समझाई गई हैं। लेकिन इसमें आपको नाम से समझ में आएगा मनोवृत्ति का नियम, यानी कि एटीट्यूड बस कोई भी चीज़ अगर सीख रहे हैं। सादृश्यता, कोई चीज़ दृश्यता जो हो रही है, दिखाई दे रहा है, वो सादृश्यता के जैसे है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, उसके अनुसार अगर आप सीख रहे हैं। तत्व प्रबलता, किसी भी तत्व को लेकर के, किसी भी चीज को सीखने से लेकर के जब आप में प्रबलता उत्पन्न हो रही है, वो तत्व प्रबलता का नियम है। साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम और फिर साथ ही साथ बहु अनुक्रिया का नियम, ये गौड़ रूप से बताया गया। आप लोग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जानते रहिएगा कि प्रमुख नियम 3 है और गौड़ नियम 5 है। टोटल प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में कितना बताया गया? 8 नियम सीखने के बताए गए। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। आगे देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर के ऊपर किया, तो वहाँ पे आप क्या नाम सेलेक्ट करेंगे? बिल्ली के ऊपर। ठीक है, आगे देखिएगा, जो ये सिद्धांत दिया गया है विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उसी के सीक्वेंस में एक अब्राहम मैस्लो की आवश्यकताओं की जो अवस्था बताई गई है। अब्राहम मैस्लो हैं, उन्होंने व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं उस आवश्यकता को लेकर के अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता प्रथम कौन सी होती है, द्वितीय कौन सी होती है, और इस प्रकार से किस प्रकार से वो बढ़ती जाती है व्यक्ति की आवश्यकता। उसके ऊपर अब्राहम मैस्लो ने अपने कुछ स्टेप बताए हैं। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि व्यक्ति की सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या है, द्वितीयक आवश्यकता क्या है। इसे सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दिया जाता है आपके सभी एग्जाम में, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, टीएसटी पीएसटी कोई भी हो, सभी में ये पूछा जा सकता है कि प्राथमिक नियम कौन सा है आवश्यकताओं का, कौन सी आवश्यकता आपकी प्राथमिक है, कौन सी द्वितीयक है, कौन सी तृतीयक है, या फिर 5 दिया गया तो उसमें आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार। तो इसमें देखिए, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता,
सामाजिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और फिर आत्मबोध की आवश्यकता। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जो भी आवश्यकता है उसके जीवन में, कोई भी आवश्यकता हो उसके जीवन में, लेकिन सबसे प्रथम आवश्यकता किसको दी गई है, किसको मानी गई है कि उसकी शारीरिक जो आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता को प्रथम माना गया है। व्यक्ति को भूख लग रही है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के जो भी बातें हो रही हैं, व्यक्ति की जो फिजिकल नीड है उसे प्राथमिक आवश्यकताओं की स्टेप में प्रथम रखा गया है। इसके बाद है सुरक्षा आवश्यकता। व्यक्ति को अपनी सुरक्षा को लेकर के जिस भी चीज़ की आवश्यकता है वह उसका द्वितीयक आवश्यकता है। सामाजिक आवश्यकता यानी कि समाज के अनुसार, समाज जो चाहता है उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है, वो क्या हो गया, सामाजिक आवश्यकता हो गई है। इसके बाद है आत्मसम्मान की आवश्यकता। आत्मसम्मान के व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका भी कुछ अपना आत्मसम्मान है, उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, इस प्रकार से वो व्यक्ति कार्य करता है। तो चौथे स्टेज में क्या बताया गया, आत्मसम्मान की आवश्यकता और लास्ट में आत्मबोध की आवश्यकता बताई गई है। जब व्यक्ति अपने आप से कुछ सीख रहा है तो वो संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, तो उसकी आत्म मतलब खुद से जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो रही है, आत्मबोध यानी कि संतुष्टि जब उसे प्राप्त होती है वो एकदम लास्ट स्टेज होती है। लेकिन सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और फिर आत्मबोध की आवश्यकता। समाज के द्वारा जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी नियम लगाए गए हैं, उस नियम को उस फॉलो करने के लिए, उस नियम के अनुसार कार्य करने के लिए व्यक्ति जब तत्पर होता है तो उसे क्या होता है, लास्ट में आत्मबोध की आवश्यकता उत्पन्न होती है। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए, या फिर फैमिली मेम्बर में ढेर सारे लोग हैं, उन्हें कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले उसकी आवश्यकता क्या होती है, शारीरिक आवश्यकता है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता है, फिर सामाजिक आवश्यकता, उसके बाद आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है और लास्ट में आत्मबोध की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई भी चीज़ें हैं, कोई व्यक्ति की आवश्यकता है, उसमें सबसे पहले व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसी के क्रम में जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का ब्रांच था उसमें जो थ्योरियाँ बताई गई थी वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती हैं थ्योरियाँ, और इसके साथ ही साथ जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो कवर कर लिए गए। सबसे लास्ट टॉपिक है आपका बचा हुआ जो है प्ले, यानी कि खेल। खेल से संबंधित टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाल विकास में बच्चे के विकास के साथ ही साथ उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, खेल की आवश्यकता होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जो खेल है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो उसमें आप क्या ऑप्शन में देखते होंगे, शारीरिक, मानसिक या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप देखिएगा जो खेल है वो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दोनों क्रिया होती है। इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि जो खेल है, खेल विकास की कुछ आवश्यक जो अवस्थाएं बताई गई हैं, यानी कि जो किस क्रम में बच्चे में खेल आगे बढ़ता है। बच्चे के जन्म के बाद जब वो खेलना प्रारंभ करता है अपनी खुशी के लिए, अपने आप को, अपनी मनोरंजन के लिए, तो उसमें स्टेप वाइज स्टेप किस प्रकार से बच्चा आगे बढ़ता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। खेल विकास की जो आवश्यक अवस्थाएं हैं उसमें से 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले अन्वेषणात्मक है, खिलौना अवस्था है, खेल अवस्था है और फिर दीवा स्वप्न की अवस्था है। अन्वेषणात्मक मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ बच्चा खेल रहा है, जो वो कुछ खोजने की क्रिया कर रहा है। बच्चा इसमें जो 4 से 12 माह में होता है, 4 माह से लेकर के 12 माह तक का बच्चा होता है, वो अपने हाथों से, पैरों से इस प्रकार से खेलना चाहता है, या फिर किसी भी व्यक्ति को खोजता रहता है कि कोई भी उसके पास आए और उसके साथ खेले, ऐसा वो चाहता है। 4 माह से लेकर के 12 माह तक के बच्चों के लिए है, तो इसे अन्वेषणात्मक खेल कहा जाता है। इसके बाद एक खिलौना अवस्था, 1 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं
वो क्या करते हैं, खिलौने के साथ खेलते हैं, इसलिए इसे टॉय स्टेज या फिर खिलौने की अवस्था कही जाती है। इसके बाद है खेल अवस्था। खेल अवस्था जो है वो 6 से लेकर के 12 अवस्था तक यानी कि उत्तर बाल्यावस्था जो है, इसमें जो बच्चा है वो अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ जो है वो खेल खेलता है। इसमें वो सामूहिक भी हो सकता है या फिर एकांकी भी हो सकता है। इसके बाद दीवा स्वप्न अवस्था, डे ड्रीम स्टेज। बच्चा जो है इसमें खेल के लिए दीवा स्वप्न देख रहा है, यानी कि कुछ नया भी करने का, कुछ नया खेल खेलने का, या फिर अलग ही अपने दीवा स्वप्न अपने अलग अपनी दुनिया में खोया हुआ है। कब 12 वर्ष से प्लस में यानी किशोरावस्था में जो बच्चा है वो अपने आप में ही खोया पड़ा है, वो कुछ नया करने का, कुछ अलग ही दुनिया में 12 वर्ष से प्लस में, तो उसे दीवा स्वप्न की अवस्था कही जाती है। बच्चा अपने मनोरंजन के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज़ करना चाहता है, या फिर उसे वो चाहता है कि वो किस प्रकार से खेले कि वो वर्ल्ड लेवल पे प्लेयर बन जाए। इस प्रकार से उसका अलग ही सपनों की दुनिया में वो बच्चा होता है। कब? जब वो 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था में होता है। ये हो गया आपके खेल विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं, अन्वेषणात्मक, खिलौना अवस्था, खेल अवस्था और फिर दीवा स्वप्न अवस्था। जब भी आप इसको समझ करके याद करेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके एग्जाम में अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं भी याद है, फिर भी अगर आप समझे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अन्वेषणात्मक मतलब बच्चा किसी को खोज रहा है अपने साथ खेलने के लिए, कि कोई भी फैमिली मेम्बर हो उसे आगे गोद में उठा ले और उसे टहलाए, उसके साथ खेले, उसे बुलाए, इस प्रकार से वो चाहता है। इसके बाद खिलौने की अवस्था में बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। खेल अवस्था में बच्चा खेलता है अपने ग्रुप के साथ, एक अकेले भी खेल सकता है। इसके बाद दीवा स्वप्न की अवस्था, बच्चा जो है अपनी दुनिया में, अपने सपनों में कुछ भी खेल अपने मनोरंजन के लिए खेलता रहता है। इतना समझ में आया आप लोग को? ये इसकी अवस्थाएं हो गई। इसके बाद आपसे पूछा जाता है जो खेल है उसके प्रकार कितने हैं। प्रकार आपको संख्या के भी आधार पर बताया गया है या फिर आपकी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बताया गया है। देखिएगा, खेल के प्रकार में 2 प्रमुख बताए गए, वैयक्तिक और फिर सामूहिक, यानी कि जब बच्चा वैयक्तिक रूप से यानी कि अकेले जब खेलता है। इसके बाद सामूहिक यानी कि जब समूह में बच्चा खेलता है। तो इस प्रकार से वैयक्तिक और सामूहिक खेल बताए गए हैं। वैयक्तिक खेल में क्या है कि बच्चा जो है शरीर से खेलता है, शारीरिक रूप से या फिर पदार्थ से। कब? जब बच्चा 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का होता है, इसमें बच्चा अपने शरीर से खेलता है, अपने हाथों पैरों को पटकता है, अकेले कोई खेल खेलता है, यानी कि वो अपने शरीर के द्वारा खेल रहा है। इसके बाद है पदार्थ से खेल, जब बच्चा किसी वस्तु को लेकर के खेल रहा है। जब वो बच्चा वस्तु को लेकर के कोई खेल खेलता है तो ये 2 प्रकार की होती है, एक जिसे कहते हैं ध्वंसात्मक खेल और दूसरा रचनात्मक खेल। जब किसी भी वस्तु को लेकर के बच्चा जो है उसे तोड़ फोड़ के सीख रहा है, उसमें अपना टाइम पास कर रहा है, उस वस्तु को, उस खिलौने को लेकर के, उसे ध्वंसात्मक खेल कहते हैं। वहीं पे रचनात्मक खेल में कुछ नया एक्टिविटी वो करने का प्रयास कर रहा है, मिट्टी से खिलौने बना रहा है, कागज से बोट बना रहा है, जहाज बना रहा है, आकाश में हवा में उड़ा रहा है। इस प्रकार से कुछ नई नई रचनाएं करने का प्रयत्न करता है, वो पदार्थ से खेल हो गया। जब शरीर से खेल जो 6 माह से 2 वर्ष तक का है, लेकिन पदार्थ से जो खेल है उसे ध्वंसात्मक रूप से और रचनात्मक रूप से 2 प्रकार से बताया गया। वही जो रचनात्मक है इसमें से भी 2 बताया गया, पहला अनुकरणात्मक है, दूसरा रचनात्मक है। अनुकरणात्मक खेल का मतलब होता है बच्चा कोई भी चीज़ अनुकरण करके जो देखता है वही सीखता है। जैसे जो लड़के हैं, जो बालक शिशु है, वो जब खेलना प्रारंभ करता है, शिशु यहाँ पे बहुत छोटा हो जाएगा, आप बाल्यावस्था के बालक को ले सकते हैं। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का जो बच्चा है वो क्या करता है, अगर वो बालक है, बालिका नहीं, क्या बालक है, वो कोई भी चीज़ देख रहा है अपने पिता के द्वारा, अपने भाई के द्वारा, फैमिली मेम्बर किसी भी पुरुष वर्ग के द्वारा देखता है, तो वैसी एक्टिविटी करने का प्रयास करता है। वो साइकिल चलाने का प्रयास करता है, बाइक चलाने का प्रयास करता है, ऐसे इसी प्रकार खिलौने भी वो अपने साथ रखना चाहता है। कोई भी चीज़ें हैं उसको तोड़ फोड़ के कुछ नया सीखने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो जो देख रहा है वही चीज़ें कर रहा है। वहीं पे जो बालिका है वो अपनी माँ के द्वारा भोजन पकाना अगर देख रही है तो वो उसी प्रकार के किचन सेट ले रही है।
अपने गुड्डे गुड़ियों के साथ खेल रही है। तो इस प्रकार से जो है वो अनुकरणात्मक यानी कि जो देख रहे हैं उस चीज़ के साथ, उस चीज़ को देख करके अनुकरण करके अगर कोई चीज़ खेल रहा है तो वो अनुकरणात्मक खेल है। वहीं पे रचनात्मक खेल में क्या होता है कि जब बच्चा कोई चीज़ देख रहा है और उसे कुछ नया बनाने का प्रयत्न कर रहा है। जब देख करके कोई एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, वो क्या हो गया, अनुकरणात्मक खेल। लेकिन जब कोई भी चीज़ वो स्वयं से रचना करने का प्रयास करता है, कुछ बनाने का प्रयास करता है, उसे रचनात्मक खेल के अंतर्गत रखा जाता है और ये 4 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था में होता है। इतना समझ में आया? कब? जब ये व्यक्तिगत रूप से खेल हो, जब बच्चा स्वयं से खेल रहा हो। ठीक है। इसके बाद है सामूहिक खेल। सामूहिक खेल भी जो है वो यानी कि जब बच्चा समूह में खेल रहा हो, और इसके भी 2 प्रकार बताए गए, एक है अनुकरणात्मक, दूसरा है विचारात्मक। अनुकरणात्मक में यही बताया गया खेल में कि जब बच्चा कोई भी चीज़ देख करके उसका अनुकरण करके खेल रहा हो। जैसे बचपन की बातें याद करेंगे आप लोग कि मार्केट में देख रहे हैं बच्चे जाते आते कि कोई व्यक्ति किस अपनी वस्तु को किस प्रकार से बेच रहा है। तो जो बच्चे हैं अपना एक समूह बनाते हैं और एक बच्चा जो है वो कोई भी सामान लेके बेचने बैठता है तो दूसरा बच्चा उसे खरीदने आता है और पैसे के लिए वो पत्तियों को तोड़ के इकट्ठा कर लेता है। तो इस प्रकार से वो समूह में तो खेल रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें वो देखा है, अनुकरण किया है, वही खेल के रूप में वो अलग से बना लेता है। ठीक है। तो वो क्या हो गया, अनुकरणात्मक खेल। वही भी विचारात्मक खेल क्या हो गया, जब बच्चा समूह में कुछ नया विचार करने का प्रयत्न करता है, विचार के द्वारा कोई भी चीज़ अगर खेल रहा है, कुछ नया विचार विमर्श करके खेल रहा है, तो क्या हो गया, विचारात्मक खेल के अंतर्गत आता है। जो विचारात्मक खेल है इसके में 2 प्रकार बताए गए, सह खेल और फिर प्रति खेल। बच्चा जो है जिसमें साथ में खेल रहा हो। ठीक है। तो सह खेल और प्रति खेल के अंतर्गत आता है। आई होप ये जो प्रकार बताए गए आपको ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। खेल की विकास की अवस्था और फिर खेल के प्रकार जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बताया गया। इसके साथ ही साथ खेल के प्रकार में आपको संख्या के आधार पर भी खेल बताया गया है। संख्या के आधार पर जो आपको खेल बताया गया है इसमें भी 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से स्वतंत्र खेल, सहचर्य खेल और फिर सामूहिक खेल। सामने आपके यहाँ पे समय भी बताया गया है कि किस समय से किस समय तक ये खेल देखे जाते हैं। स्वतंत्र खेल 2 वर्ष तक, सहचर्य खेल 2 वर्ष के बाद और फिर सामूहिक खेल जो 3 वर्ष में खेलना प्रारंभ करता है। इसमें जो है स्वतंत्र खेल का मतलब होता है बच्चा जब स्वयं से अकेले भी किसी वस्तु के साथ खेल रहा हो, वो अकेले में खेल जो है वो स्वतंत्र खेल होता है। सहचर्य खेल का मतलब है कि जब बच्चा किसी के सहयोग के द्वारा कोई भी चीज़ें खेल रहा हो। ठीक है। और फिर सामूहिक खेल का मतलब है कि जब बच्चा जो समूह के लोगों के साथ खेल रहा हो, ये 3 वर्ष से प्लस की अवस्था में है। तो इस प्रकार से संख्या के आधार पे आपको खेल यहाँ पे बताया गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो खेल से संबंधित टॉपिक बताए गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आई होप ये पूरा टॉपिक आज का आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे जो आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट का ब्रांच था, आज की क्लास पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है। आई होप किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा किसी टॉपिक पे। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। ढेर सारे जो स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चंस रहता है कि जो है अपना जो झारखंड का अभी देखिए वैकेंसी आई हुई है, उसका जो फॉर्म है वो 18 तारीख से अप्लाई होने वाला है, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो उसके लिए क्लासेस जो है उनके लिए अवेलेबल करानी है। तो इस प्रकार से बच्चे कहते हैं कि उनके लिए अलग से कोर्स चलाया जाए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनको भी लगता है कि उनके लिए अलग से क्लासेस प्रोवाइड की जाए, या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, नीट जेआरएफ के लिए है, टीएसटी पीएसटी किसी भी स्टेट का हो, इन सभी के लिए यानी कि होम साइंस की जो आपकी ब्रांच है उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके इस क्लास में महा मैराथन की क्लास में जो है कवर कर ली जाती है। इसलिए आप एक सीक्वेंस से इसको पढ़ते जाइए, उसके नोट्स को कवर करते जाइए और आप जो है अपना नोट्स स्वयं से बनाइए। इतने दिनों तक आप बहुत पढ़ चुके हैं थियरी को,
बहुत नोट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन जो आपका इस क्लास में शॉर्ट नोट्स दिया गया है उसको आप स्वयं से लिखिए और एक तरह से जब आप समझते जाएंगे, अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, तो वो रिवाइज जो आप करेंगे ना वो आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाता है और एग्ज़ाम के टाइम में आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाते हैं। इसलिए आप लोग जो किसी भी पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, किसी भी लंबी लेंदी आपकी जो है बुक के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए और इसके साथ ही साथ ये जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट क्लासेस जो दी गई हैं मैराथन की, वो सभी को आप पढ़ते जाइए और उसको ध्यान से लिखते जाइएगा। ठीक है, आज की क्लास जो है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की यहीं पे कंप्लीट कर ली जाती है। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट ब्रांच के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।